So hello students, good evening. Okay, now check कर लो आवाज आ रही है कि नहीं. Give me confirmations. Okay, good. So हमने जो लास्ट लेक्चर में सीखा था वो मेटल्स एंड नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी बच्चों. आज जो हम सीखेंगे वो केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे. लोग केमिकल प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, राइट? जो हम बोल रहे हैं कि भाई वो सॉलिड थे, ये सोनरियस है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, ये जो सब कुछ था उसको हम जनरली फिजिकल प्रॉपर्टी में मानते हैं, जिसके बाहर की अपीयरेंस के अंदर चेंजेस होता है. अब केमिकल प्रॉपर्टी की जब हम बात करेंगे तो एक चीज खास ध्यान रखो, जैसे कि आपको पता ही आगे के चैप्टर्स के अंदर भी आप सीख चुके हो कि जब भी केमिकल प्रॉपर्टी की बात होती है तब हम इक्वेशंस, रिएक्शंस को एक्सप्लेनेशंस करते हैं. तो सिमिलरली यहाँ भी बच्चों एक्सप्लेनेशंस ही करना है. ओके, किसका? रिएक्शंस का एक्सप्लेनेशंस करना है. ओके, तो एक टॉपिक तो वैसे हमने लास्ट टाइम ही रिवाइज कर लिया था, दैट इज मेटल्स की हम ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन कर रहे हैं वो. ओके, ऑलरेडी ये लास्ट लेक्चर में हो चुका है. फिर से फटाफट से रिकॉलिंग कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ सोडियम जो है, सोडियम यानी कि मेटल्स है, उस ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो मेटालिक ऑक्साइड बन रहा है. क्लियर है? एक मिनट हो. ओके, तो मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस होगी तो मेटालिक ऑक्साइड बनता है. मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो मेटालिक ऑक्साइड बन रहा होता है. खास ध्यान रखना. जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड. तो ये खास इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान देना क्यों ऐसा हो रहा है. अब मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गया, एक्चुअली ऐसा क्या हो रहा है वो मैंने आपको डिटेल्स में बात में बताया था. क्यों Na2O है, क्यों NaO2 नहीं है, क्यों Na2O2 भी नहीं है, खाली Na2O ही क्यों बना, उसका रीजन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया. तो वो आपको क्या कहां से पता चलेगा? वैलेंसी से पता चलेगा. कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ये जो कंपाउंड है उसका एक्चुअल कंपाउंड फॉर्मूला बन रहा होता है. ओके, नाउ जैसे आप देख सकते हो एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है. यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होने के बाद क्या बन रहा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है. Now copper react with the hydrochloric acid. We have learned that metal oxide are basic in nature, but some metals oxides such as aluminum oxide, zinc oxide, so both acidic as well as basic behavior. जैसे यहाँ बता सकूं मैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो जनरली बेसिक नेचर का होता है. अब उसके मैं एसिड के साथ रिएक्शन करूँ तो आपको पता ही था एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर. तो यहाँ क्या मिला? एल्यूमिनियम का सॉल्ट मिला. किसके साथ? क्लोरीन के साथ. एल्यूमिनियम क्लोराइड बोल सकते हो उसको. तो ये चीज खास ध्यान रखो, डिपेंड्स कर रहा है. आप सिमिलरली यहाँ भी ये भी बेसिक है. अब लेकिन इस बेस का बेस के साथ रिएक्शन होगा, लेकिन ये कम बेसिक है, इसलिए रिएक्शन होगा NaOH का तो NaAl और ट्वाइस बन रही है. रिएक्शन याद रखना जरूरी है, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, ध्यान रखना बच्चों. ओके, ध्यान रखना कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की HCl के साथ रिएक्शन हो तो AlCl3 बनता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की NaOH यानी कि बेस के साथ रिएक्शन हो, ये बेस है और ये एसिड है, तो सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको सोडियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं. ओके, नाउ काफी सारे मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो पानी के अंदर इनसोल्यूबल्स होते हैं. लाइक एग्जांपल फॉर Na2 और K2O. जब आप उसके पानी के साथ रिएक्शंस करोगे बच्चों, यदि उसकी आप पानी के साथ रिएक्शन करोगे, ध्यान रखो काफी सारे नॉन मेटल्स होते हैं, क्या होता है? इनसोल्यूबल्स होते हैं. जब आप उसकी रिएक्शंस की वाटर के साथ तो NaOH बना. सिमिलरली K2OH के H2O के साथ रिएक्शंस करोगे तो KOH. तो ये चार रिएक्शंस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेटल्स की ऑक्साइड के साथ के रिएक्शंस के अंदर. यहाँ लिखा है, but some of this dissolved in water to form the alkali. Sodium oxide, potassium oxide dissolved in the water to produce the alkali. ये क्या बन रहा है? अल्कली यानी कि नथिंग बट द बेस. अल्कली का मीनिंग दूसरा कुछ भी नहीं है, क्या है? बेस है. तब देखो NaOH KOH, पता है ना आपको? अल्कली यानी कि ऐसा बेस जिसके अंदर OH माइनस आयन हो, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस के अंदर OH होना जरूरी नहीं है. इट्स नॉट मैंडेटरी टू OH आयन.
लेकिन OH है तो अल्कली तो बोल ही सकते हैं। अल्कली जनरली सारे अल्कली बेस तो होते ही है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे बेस अल्कली हो। जैसे मैं बात करूं अल्कली यानी कि ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है, अल्कलाइज यानी कि जिसके अंदर OH आयन हो। वो देखो जिसके अंदर OH आयन है ना वो जनरली बेस होता है, लाइक एग्जांपल फॉर NaOH KOH। लेकिन जरूरी नहीं कि सारे बेस वो अल्कली होते हैं, सारे बेस के अंदर OH आयन होना जरूरी नहीं। जैसे एग्जांपल NH3 एमोनिया है एक्चुअली बेस, लेकिन उसके अंदर OH आयन है नहीं। ओके, ये खास ध्यान देना। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एट द सेम रेट। देखो हर एक की कैपेसिटी होती है, लाइक मेरी कैपेसिटी अलग हो, आपकी कैपेसिटी अलग, आप में से काफी सारे अलग स्टूडेंट्स होते हैं। जो मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ, जरूरी नहीं कि हर एक स्टूडेंट्स को सेम ही वैसे समझ में आए, सेम ही वैसे पता चले, सेम ही चीज याद रह जाए। अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग कैपेसिटी होती है, उस हिसाब से वो याद रख सकते हैं। तो यहाँ भी यही चीज मेटल्स में होती है बच्चों, कि सारे मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ सेम रिएक्शंस कर नहीं सकते। काफी सारे डिफरेंट मेटल्स शो द डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड द ऑक्सीजन। ये खास ध्यान रखो, अलग अलग मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस होता है वो अलग अलग होता है। लाइक एग्जांपल में बात करूं सोडियम एंड पोटेशियम, अब इसको हवा में रख ही नहीं सकते। जैसे आपने हवा में रखा वो तुरंत फायर को कैचअप कर लेगा, ऑटोमेटिकली जल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ ऐसा हाईली विगोरियसली वो रिएक्शंस कर रहा है कि आप बहुत ज्यादा हाई एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। तो ऐसे टाइप के जो मेटल्स है जैसे सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा पावरफुल है, उसको आप हवा में खुला नहीं रख सकते। इसलिए तो आप उसको केरोसिन में रखना पड़ता है। शायद आपको पता ही होगा, ऑलरेडी आ चुका है कि व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम हैव टू कीप इन केरोसिन, जस्ट बिकॉज जब तक वो केरोसिन में रहेगा, केरोसिन के साथ तो रिएक्शन होगा नहीं। ओके, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे तो केरोसिन के साथ वो रिएक्शन नहीं कर सकता है बच्चों, तो किसके साथ करेगा? हवा के साथ। तो इसलिए आपको केरोसिन में रखोगे तो हवा से रिएक्शन करेगा नहीं, और एक्सीडेंटली जो फायर हो रहा है वो होगा नहीं। ओके, सिमिलरली मैग्नीशियम जैसे मेटल्स होते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक आर कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। उसको ऑक्साइड का लेयर लगा देते हैं। ओके, ये प्रोटेक्टिव लेयर है इसलिए क्योंकि ऑक्सीडेशन ना हो, और यदि ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो कोलोजन भी नहीं हो सकता। यहाँ एक दूसरी चीज भी बताई हुई है कि आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग बर्न विगोरियसली। चीज ध्यान रखो, आयरन जो है वो बर्न नहीं होगा। बड़ा सा लोखंड का टुकड़ा लाओ, वो नहीं बर्न होगा, बर्न नहीं होगा। लेकिन यदि आयरन फीलिंग है तो वो तुरंतली क्या हो जाएगी? बर्न होना स्टार्ट कर जाएगी। क्लियर? आयरन फिलिंग यानी कि छोटे छोटे टुकड़े, जनरली बहुत कम लाइटर आयरन का जो पाउडर्स होता है ना उसको आयरन फिलिंग बोलते हैं। तो आप आयरन का पाउडर को जलाओगे तो तुरंत जल जाएगा, लेकिन आयरन लोखंड जलेगा नहीं। ओके, सिमिलरली यहाँ कॉपर डज नॉट बर्न बट द होल मेटल्स coated with the black copper layer is burned. Silver and gold do not react with the oxygen and high temperature. इसलिए तो ऑर्नामेंट हम सिल्वर और गोल्ड के बनाते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। रिएक्शन करेगा तो कुछ प्रॉब्लम होगा ना, यहाँ तो रिएक्शन ही हो रहा है। तो वो जो गोल्ड सिल्वर जो आप पहन रहे हो ऑर्नामेंट, वो जनरली क्या होता है बच्चों? रिएक्शन नहीं करता, तो एज वेल एज ऐसा ही रहता है, उसमें कोरोजन नहीं होता, इसलिए तो हम उसको ऑर्नामेंट के लिए यूज कर रहे होते हैं। खास ध्यान देना, काफी सारे इंटरेस्टिंग चीज इस स्लाइड के अंदर शेयर की हुई है, इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है। ओके, वी नीड टू कीप इन केरोसिन। ओके, अदरवाइज आयरन जो होगा। यस मनन, क्या डाउट है? સર ચાંદી હોય થોડી કાળી ના પડી જાય થોડાક ટાઈમમાં? એ કાળી પડે છે એટલા માટે કારણ કે એ જનરલી એની ઉપર એવું કઈ લેયર નથી લાગતું, તમે ધારો તો એને પછી સાફ કરી શકો। ઓકે, મેટાલિક લેયર ના લાગે, એ ખાલી શું થાય, પાવડર જનરલી બહારના એટમોસ્ફિયર ના લીધે, હ્યુમિડિટી ના લીધે કાળી પડતી હોય। बाकी एनी पास कोई केमिकल रिएक्शन नहीं थतु कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और वो ब्लैक हो रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, काफी सारे ऐसे सिल्वर होते हैं कि जिससे सिल्वर क्लोराइड बन जाता है तो उसका लेयर चेंज हो सकता है,
लेकिन इसलिए तो ज्यादा से ज्यादा सिल्वर का इतना ऑर्नामेंट नहीं, गोल्ड सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो कम रिएक्शन। सिल्वर इनकेस थोड़ा रिएक्शन कर भी ले, लेकिन इतना रिएक्शन से इतना उसका लेयर पावरफुल नहीं होगा कि उसको मेटल कोरोजन हो जाए। ओके, जस्ट खाली कलर चेंज होता है, बाकी मटेरियल चेंज होता नहीं है उसके अंदर। चलो, थोड़ा मुझे थ्रोट इन्फेक्शन से तो मैं थोड़ा आवाज मेरी कम आएगी, जस्ट एडजस्ट कर लेना। एनोडाइजिंग क्या है कि कोई भी मेटल्स होता है, इसके ऊपर आप कोई भी मेटल्स होता है, इसके आप लेयर लगा देते, जैसे यहाँ लिखा है एनोडाइजिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। जब एल्यूमिनियम का लेयर लगा देते उसको हम एनोडाइजिंग बोलते हैं। इससे क्या होता है, वो एयर के साथ एक्सपोज नहीं कर सकते, एयर के साथ उसका रिएक्शन नहीं होता। Now aluminum oxide coat makes it resist to further the corrosion। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड से क्या होगा कि कोरोजन नहीं होगा, क्योंकि मेटल्स का पानी के साथ हवा के साथ रिलेशन हुआ, रिएक्शन हुआ, इसलिए वो क्या हो रहा था, कोरोजन हो रहा था। अब यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं, तो कोरोजन कहाँ से होगा? ओके, वो खास ध्यान देना। Resistance can be improved further by making the oxide layer of thicker. During the anodizing, clean aluminium articles is made anode and electrolysis with dilute sulfuric acid। एनोडाइजिंग के अंदर क्या कर रहे होते हैं जनरली, ये एक्स्ट्रा चीज है, जनरली एग्जाम में बहुत कम चांसेस होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रहे। जो ऐसे एनोड और कैथोड वाले सेल्स होते हैं, इसमें जनरली हम एनोडाइजिंग का यूज कर रहे होते हैं। ओके, नाउ ऑक्सीजन गैस evolved at the anode react with the aluminum to make a thicker protective layer. This oxide layer can be dyed easily to give aluminum articles attractive finish। हम क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल है, जैसे ये मटेरियल है समझ लो, उसके ऊपर मैंने क्या किया, एल्यूमिनियम का कवर लगा दिया। अब दो चीज होगी एल्यूमिनियम का कवर लगाने से, एक चीज तो उसका कोरोजन भी नहीं होगा और दूसरा वो अट्रैक्टिव भी दिखेगी। हमने क्या किया, मेटल तो किसी और का था, लेकिन इसके ऊपर लगा दिया क्या हमने, जनरली अलग कलर लगा, लाइक मैंने समझ लो ये कलर एल्यूमिनियम का है, तो मैंने एल्यूमिनियम का कलर ऐसे लगा दिया ऊपर। अंदर तो येलो ही है, लेकिन खाली ऊपर क्या कर दिया मैंने, एल्यूमिनियम का कवर लगा दिया। अब इससे क्या होगा कि अंदर का जो मेटल वो ढक जाएगा, इसके ऊपर ये लेयर आ गए। अब जो वाटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी किसकी होगी, इसकी होगी, एल्यूमिनियम, इससे कुछ होगा नहीं, और मेटल ऐसा की ऐसा रह सकता है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं वाटर के साथ रिएक्शंस मेटल्स की। देखो ये पूरा दिया हुआ है, समझने का ट्राई करो। क्या किया हुआ है, ग्लास वूल सोकर इन वाटर, एक ग्लास वूल को वाटर में सोक करके बाद में रख दिया, एक मेटल का सैंपल रख दिया, चाहे तो आयरन हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। गर्म किया, अब यहाँ से थोड़ा सा जो वाटर है H2O वेपर फॉर्म में आएगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा। ये क्या है समझ लो कि लाइक एग्जांपल फॉर में बात करूं, आयरन, तो आयरन की किसके साथ रिएक्शन होगी, वाटर के साथ, तो आयरन ऑक्साइड बन, हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है, ऐसा बन जाता है, और साथ में H2 गैस जनरेट होता है। या काफी बार ऐसा भी होगा FeO बन जाएगा ऑक्साइड और H2 गैस इवॉल्व होगा। ये डिपेंड कर रहा है, मैं तो जस्ट रैंडमली एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ मैग्नीशियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी कोई मेटल्स की, याद रखो हम जो टॉपिक समझ रहे हैं अभी नया टॉपिक है पूरा, मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन। तो लास्ट हमारा टॉपिक था वो किस कौन सा था, मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखा हम, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। भी सोडियम है, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या होता है वो हमने देखा था। ये सारे टॉपिक कॉन्सेप्ट जो थे वो मेटल्स के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के थे। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल्स क्या वाटर के साथ रिएक्शन। अब देखो बच्चों, जब भी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेगी ना, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगी। अब यहाँ पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से मेटल लिया, गर्म किया। अब कॉमन लॉजिक, मेटल जो है वो पूरा का पूरा बंद तो होने वाला नहीं है, खाली कॉमन थोड़ा सा रिएक्शन होगा। इससे जो हाइड्रोजन गैस जनरेट हुआ, ये तो यहाँ के यहाँ रहेगा FeO, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आएगा। अब जो हाइड्रोजन है वो पानी से हल्का है, हल्का इसलिए वो क्या होगा, बबल्स के फॉर्म में यहाँ आके इकट्ठा हो जाएगा। जैसे उसको ओपन करोगे
चेक करना हो तो करना, पॉपअप साउंड जनरेट होता है उसके, वहां आप चल थोड़ा सा कोई भी फायर करो ना तो पॉपअप साउंड जैसा कुछ महसूस होगा आपको, तो जस्ट पता चल जाएगा कि यहाँ हाइड्रोजन गैस आपको मिल रहा है। दिस इज द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ वाटर, वाटर यानी कि H2O। जब मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो मेटालिक ऑक्साइड या मेटालिक हाइड्रोक्साइड, काफी बार ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड कर रहा है मेटल्स की रिएक्टिविटी के ऊपर। जनरली हाइड्रोक्साइड ही मिलता है, लेकिन काफी बार ऑक्साइड भी मिल सकता है। दोनों में चीज बताई देखो, अभी जो मैं बता रहा था कि आयरन H2 के O के साथ Fe का H2 के साथ रिएक्शन हुआ तो ऑक्साइड मिला यहाँ, ओके, ऑक्साइड मिला, और FeOH2 यानी कि हाइड्रोक्साइड मिला। तो दोनों चीज यहाँ आपको मैंने बताई हुई है। मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर, सॉरी नॉट ऑक्सीजन, वाटर के साथ, मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन करो। एक मिनट, थोड़ा मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे, सॉरी वाटर के साथ, यार कहाँ से ऑक्सीजन आ जाता है कब से, तो मेटालिक ऑक्साइड बन सकता है या मेटालिक हाइड्रो। जब मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनेगा ना तो हाइड्रोजन भी रिलीज होगा, ध्यान देना। हाँ, हो सकता है काफी बार, ओके, लेकिन जरूरी नहीं कि हो ही 100%, ओके, काफी बार नहीं भी हो तो भी चल सकता है। जैसे यहाँ सोडियम एंड पोटेशियम का वाटर और वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो हाइड्रोक्साइड जनरेट हुआ, हाइड्रोजन के साथ H2 और हीट एनर्जी जनरेट होती है, ध्यान रखो। ये दोनों रिएक्शन होगी सोडियम का H2O के साथ। कैसे हुआ रिएक्शन में बताता हूँ आपको। H2O यानी कि उसके अंदर दो आयन होते हैं, H प्लस एंड OH माइनस। रिएक्शन होगा Na का तो NaOH, Na और OH, और H जो अलग हुआ वो H2 फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। बोलो समझ में आया? राइज योर हैंड। ओके, नाउ कैल्शियम का वाटर के साथ रिएक्शंस करोगे, इसका हम कैल्शियम का वाटर के साथ रिएक्शन। अब कैल्शियम, ये सारे जो मेटल्स है ना वो हेवी मेटल्स है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, आयुष जैसे, ओके, आयुष कुंज ये एग्जांपल है इसके, जो हाईली रिएक्टिव है। एक एक जगह पे 1-2 मिनट के लिए भी बैठना हो तो बैठ नहीं सकते, ओके, वो क्या करेगा, वायोलेंट हो जाएंगे। और ये जो मेटल्स है वो मनन है, ओके, ऐसे विहान ऐसे, जो जनरली कम बोलते, ओके, रिजल्ट देते हैं। सही है ना भाई? अब इसका रिएक्शन क्या होगा CaOH और OH2 के साथ, क्योंकि वो लेस वायोलेंट है। लेस वायोलेंट यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी, यानी कि बहुत ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो आराम से रिएक्शन कर लेगा। ओके, लेक्चर में बैठे तो आराम से सुनेंगे, कोई ज्यादा से ज्यादा बातें नहीं करेंगे। श्रेया वगैरह ये सारे नीचे वाले एग्जाम्पल है, और ये ऊपर के मैंने एग्जाम्पल तो बता ही दिए आपको। अब ये हाईली रिएक्टिव है, ये लो रिएक्टिव है। अब लो रिएक्टिव हो गए तो क्या होगा, उसका रिएक्शंस करने के लिए काफी बार हमें एक्स्ट्रा एनर्जी जरूरत भी पड़ेगी, और काफी बार नहीं भी जरूरत पड़ सकती है। ओके, यहाँ लिखा है मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ध्यान रखो। यहाँ कभी भी आप ये रिएक्शन लिखोगे तो रॉन्ग होगा। जनरली टीचर को कम याद होता है, लिख लो तो भी कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी यदि आपने लिखा है ऐसा कि MgOH ट्वाइस, तो यहाँ ध्यान रखो ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, ये वाटर वेपर के साथ रिएक्शन कर रहा है, कीप इन माइंड। उसको मैग्नीशियम को आप पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, इट्स कंपल्सरी नीडेड टू वेपर फॉर्म ऑफ, और वो भी गर्म होना चाहिए, हॉट होना चाहिए। हॉट वाटर या वेपर के साथ ही रिएक्शन होगा उसका, और आपको H2 गैस मिल सकता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम एंड आयरन का रिएक्शन यहाँ लिखा हुआ है, ओके, मैं कम बोलूंगा लेकिन आपको समझ लेना ज्यादा है इसके। ये रिएक्शंस याद रखना इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम का वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो Al2O3, ओके। अब ये ऐसा क्यों हुआ कि ये सारे जो मेटल है, कौन कौन सा, एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है। यहाँ चाहो तो आप जिंक का भी एग्जांपल लिख सकते हो, जिंक का। तो ये जो सारे है कौन कौन से, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, वो कोल्ड वाटर के साथ या हॉट वाटर के साथ नहीं रिएक्शन, वो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं कर पाते। चलो मैग्नीशियम के एक साथ
मैग्नीशियम भी इनकेस गर्म पानी से हॉट वाटर के साथ भी एक बार रिएक्शन कर लेता, ओके, वो इतना ज्यादा खराब नहीं है। लेकिन एल्यूमिनियम तो कंपलसरी, मुझे तो हॉट वेपर ही चाहिए, कंपलसरी वो वेपर के साथ रिएक्शन। हॉट वाटर भी नहीं चलता उसमें, कोल्ड वाटर तो दोनों में नहीं चलता, मैग्नीशियम में भी नहीं चलेगा। लेकिन ध्यान रखना है, एमपी इंपोर्टेंट एमसीक्यू या एसक्यू में पूछ सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन कौन सा वाटर? हॉट वाटर। हाँ, वेपर के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, ओके, ऐसा नहीं कि इसके अंदर लिखा है हॉट वेपर तो हॉट वेपर के साथ ही करेगा, वेपर से कर सकता है लेकिन कोल्ड से नहीं कर सकता। लेकिन जो एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये सारे खाली वाटर वेपर के साथ ही रिएक्शन कर सकते हैं। बोलो, कोई डाउट है किसी को? नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। तो हमारा ये टॉपिक आज यानी कि अभी कंप्लीट हुआ, रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ वाटर। मेटल्स की वाटर के साथ ये सारे रिएक्शन है, होमवर्क में सारे लिखना और याद रखना। अब नया हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। जब कोई मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलता है। याद रखो, कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा होता है तब क्या मिलता है? मेटालिक सॉल्ट और H2 गैस, जनरली ये मिल रहा है। जैसे लाइक एग्जांपल फॉर यहाँ दिया हुआ जिंक का HCl के साथ रिएक्शन किया, जिंक क्लोराइड हाइड्रो, या चाहो तो H2SO4 के साथ रिएक्शन करो जिंक की, तो ये आंसर आएगा जिंक सल्फेट। देखो ये सारे रिएक्शन है ना, वो आपको रटने नहीं है बेटा, अपने हिसाब से खुद से बनाओ रिएक्शन। याद क्या रखो कि मेटल है, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है, H2 बन रहा है, बस इतना याद रखो। कभी भी रिएक्शंस को फुल फॉर्म में याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। यदि आप याद रख रहे हो मीन्स वो गलती कर रहे हो। केमिस्ट्री ऐसे नहीं पढ़ा जाता। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए कि भाई आपका रिएक्शन, आपको पता है कि जिंक है, इसकी इसके साथ रिएक्शन की तो यही बनेगा, बस खत्म। ओके, ना एक्वारिजिया आईएमपी टॉपिक है, गुजरात बोर्ड में लास्ट 10 बार टेस्ट ली होगी, इसमें 1 से 2 बार पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, एक्वारिजिया है क्या। वैसे तो ये आउट ऑफ सिलेबस का टॉपिक, लेकिन फिर भी एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते, तो समझ लो क्या है वो, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, उसका 3:1, 3:, यानी कि ये 3 किलो लो तो ये 1 किलोग्राम लेना है। अब दोनों को डिसोल्व कर देंगे, मिक्स कर दे, उसका जो मिक्सर है उसको हम एक्वारिजिया बोलते हैं, उसको रॉयल वाटर भी बोल सकते हैं। इसको HCl एंड HNO3 को इस पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर यदि आप मिक्स कर रहे हो तो जो मिक्सर बन रहा है उसको हम बोलेंगे एक्वारिजिया। क्या क्या कर सकते हैं? तो गोल्ड को डिसोल्व कर सकते हैं। जब भी गोल्ड को आपको ओके मेल्ट करना हो तो इस एक्वारिजिया की जरूरत पड़ेगी आपको। इट इज हाईली कोरोसिव fuming liquid. It is one of the few reagents that is able to dissolve gold and platinum. देखो, गोल्ड एंड प्लेटिनियम ऐसा एलिमेंट्स है जो जड़ जैसे है, जड़ जैसे यानी कि वो किसी के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है। बहुत आप ट्राई करो, बहुत एनर्जी दो, तब रिएक्शन करते हैं। और ये क्यों है मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, आपको रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे अभी समझ लो कि जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे हाईली रिएक्टिव है, और पीछे वाले यानी कि गोल्ड, सिल्वर, Hg, Ag, ये सारे लो रिएक्टिव है। तो सबसे जो लो रिएक्टिव उसमें है गोल्ड। तो जो गोल्ड है ना, लो रिएक्टिव, कभी भी किसी के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं इजीली। तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसको डिसोल्व करना है, उसको लिक्विड करना है, तो जैसे एक्वारिजिया की जरूरत पड़ेगी। जैसे जो गोल्ड एंड प्लेटिनियम जैसे जैसे जड़ जैसे एलिमेंट्स है जो कभी भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, और उसको मेल्ट करने के लिए बहुत हाई एनर्जी की, हाई वोल्टेज की, हाई हीट की जरूरत पड़ती है, जो हमारे लिए बहुत कॉस्टली हो जाता है, तब हम क्या करते हैं? एक्वारिजिया का मिक्सर बनाते हैं, उसको अंदर डालते हैं गोल्ड के अंदर, वो गोल्ड पिघल जाता है, उसका डिसोल्यूशन हो जाता है। ओके, ये खास ध्यान रखना ये चीज। ओके, एक मिनट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
कि हाउ डू मेटल रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, कि कोई भी मेटल्स है वो अदर मेटल के सॉल्ट के साथ, भाई समझ में आ रहा है ना सभी को? राइज योर हैंड, जो भी चीज मैंने अभी तक समझाई वो। ओके गुड। भाई मेटल्स का दूसरे मेटल के साथ रिएक्शन, यानी कि वन टाइप ऑफ उसको डबल डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। यह फिगर को ऑब्जर्व करो और मुझे समझाओ कि ये क्या कहना चाहता है। चलो, कैन एनीवन ट्राई? ट्राई करो खुद, ये फिगर आपको क्या कहना चाहती है? हेलो, जल्दी चलो, टाइम ना वेस्ट करो। ओके, यस, आई यू सी? जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस करता है हाई रिएक्टिव मेटल को। वेरी गुड। अब इसमें कौन सा लेस रिएक्टिव है? ये मैं मुझे ये फिगर के अंदर कौन कौन से मेटल्स की बात की है? दूसरा कोई? श्रेया देवश्य? आयरन है वो लेस रिएक्टिव है। किससे? कॉपर से। इसमें क्या कॉपर हुआ? सल्फेट सॉल्यूशन। अब देखो, आई ओके कोई बात नहीं, चलो। यहाँ दो चीज है, यहाँ क्या है, ये जो सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट का CuSO4 का है, उसके अंदर मैंने आयरन डाला। अब आयरन जैसा था, ये जो आयरन नेल है, आयरन नेल यानी कि आयरन ही समझ लो, आयरन नेल है, उसके ऊपर कुछ भी रिएक्शन हुआ, देखो ऐसा का ऐसा ही है कि नहीं? अब मेन चीज आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्शन है, कौन ज्यादा रिएक्टिव, कम रिएक्टिव है? तो देखो यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे आप आयरन को अंदर डालोगे तो आयरन के ऊपर, और यहाँ चीज उल्टी हो रही है, देखो कॉपर का FeS। अब दोनों में रिएक्शन किया तो कौन सा रिएक्शन होगा? तो पहली चीज मुझे वो पता चलना चाहिए कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो देखो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन रिएक्शन कर सकता है, कॉपर रिएक्शन कर सकता नहीं। यानी कि क्या होगा बच्चों, एक्चुअल में ऐसा होता है कि जो आयरन है यहाँ डिसोल्व होकर FeSO4 बन जाता है और कॉपर ऐसा की ऐसा रहता है, और यहाँ रिएक्शन हो ही नहीं सकता, यहाँ रिएक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो ये जो चीज है ना, मैं अभी आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, डोंट वरी, मुझे पता है आपको अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है, तो मैं आपको अभी क्लियर करवा देता हूँ। पहले तो ऐसा क्यों हो सकता है कि कोई ज्यादा रिएक्टिव है, कोई कम रिएक्टिव है? तो ये डिपेंड कर रहा है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। यदि आउटर मोस्ट में खाली एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इट इज वेरी इजी टू लूज। यदि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आयन बनेगा, तो दूसरे के साथ रिएक्शन कर सकता है, यानी कि हाईली रिएक्टिव है। जैसे सोडियम की बात करें तो वो इजिली रिएक्ट कर सकता है जस्ट बिकॉज उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन को तो इजिली लूज कर सकता है। सो डेट्स वाई ये जो मेटल्स है जैसे सोडियम वो रिएक्शन कर सकता है, लेकिन गोल्ड है, सिल्वर है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भर भर के इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसको लूज करना बहुत टफ हो जाता है। सो डेट्स वाई ये सारे जो एलिमेंट्स है, मेटल्स है, वो रिएक्शन नहीं कर सकते, या करेंगे तो भी बहुत लेस अमाउंट में कर सकते हैं। तो ऐसा इसीलिए हो रहा है, जिसका रीजन है रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज समझ लो, आपने याद रख ली तो आपकी लाइफ बन गई, ऐसा समझ सकते हो। अब उसको याद कैसे रख सकते हो? अब देखो ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे हाईली रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है। नीचे वाले जो है Hg, Ag, Au, वो लेस रिएक्टिव है। बीच वाले है वो मीडियम रिएक्टिव है। यानी कि आप ऊपर से नीचे देखोगे तो रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज हो रही है। अब बोले सर हमें कैसे याद रहेगा इतना बड़ा टेबल्स, तो अभी मुझे टेबल नहीं याद है, तो ये टेबल कहाँ से सर याद करें? मैं आपको हिंट बता देता हूँ, बाद में याद रखना ना याद रखना अपनी मर्जी के ऊपर है। पढ़ना है तो याद रखो, रिजल्ट लाना है तो याद रखो, नहीं लाना है तो नहीं याद रखना। ओके, आप ओके, आपके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है कि क्या करना है।
मैं आपको हिंट दे दूंगा याद रखने की इजी ट्रिक, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको याद रखना है कि नहीं। तो मेरे साथ सारे स्टूडेंट्स साथ में बोलने का ट्राई करेंगे। मैं आपको थोड़ा रिदमिकली सेट करने का, मैंने तो ऐसे याद रखा हुआ, आप चाहे तो ऐसे याद रख सकते हैं। के ना के माल, ऐसे याद रखा मैंने, के ना के माल, जिंक एफी लीड, एच CUHGAGAU CUHGAGAU CUHGAGAU, ऐसे रिदम के अंदर याद रख लो। तो सॉन्ग्स बना लो, के ना के माल, जिंक एफिलेट, एच CUHGAGAU CUHGAGAU, ऐसे सीक्वेंस में याद रखने से क्या होगा, आपका लॉन्ग टर्म याद रहने के चांसेस बढ़ जाएगा। फिर से बात कर रहा हूँ, के ना के माल, के ना के माल, जिंक एफिलेट, जिंक एफिलेट, एच CUHGAGAU CUHGAGAU, के ना के माल, जिंक एफिलेट, एच CUHGAGAU, के ना के माल, जिंक एफिलेट, एच CUHGAGAU, के ना के माल, जिंक एफिलेट, एच CUHGAGAU। अब ऐसे याद रख लो। जो भी स्टूडेंट मुझे सबसे पहले याद करके बताएगा उसको आज होमवर्क के लिए छुट्टी। चलो